आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विपिन कुमार वीआर मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो जो है हम आपको पहले ही सेंड कर चुके हैं। आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से सेकंड पार्ट जो है और इसके आगे डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में और क्या क्या है। इस वीडियो में हम जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पे बेस्ड दो टाइप के जो क्वेश्चन है उस पे डिस्कस करेंगे। दो टाइप के क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है गिवन टू नंबर्स का, और एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, अभी ये इंग्लिश में सारा लिखा होगा। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हिंदी में भी मैं कोशिश करूंगा इसको करवाने की। ठीक है, मेन मैं ये बता देता हूं आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम उस पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन जो है लगभग हर बार बोर्ड क्लास में आता है, किस टाइप का। हमें सिर्फ क्वेश्चन समझना है, उस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड एक चीज और है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आप सभी को याद होगा, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन वी कैन फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, यानी कि अभाज्य गुणनखंड की मदद से एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। एक और लास्ट चीज आज जो हम डिस्कस करेंगे कि किन्हीं दो नंबर्स कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करें। ये जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट पार्ट 135 and 225, सेकंड पार्ट 4052 and 12576। यानी कि हिंदी में भी कन्वर्ट करके बता देता हूं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हमें इन दो संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। प्रोसीजर सेम है, किस तरह से होगा किस तरह से नहीं होगा मैं बता देता हूं। ये जो है मैंने एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट होगा। ये जो है बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 या 2। ठीक है, एग्जाम्पल तो बुक में दिया हुआ है, आप वहां से देख लोगे। तो हम जो है इस क्वेश्चन को देखते, जैसे ही हम ये क्वेश्चन आपको बताएंगे, जिस तरह से आपको बताया जाएगा लगभग आपको उसी तरह से इसको सोल्व करना है। तो इसको ध्यान से देखा, ये सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन में हम करेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट 135 and 225। तो हमारे पास दो संख्या दी हुई है 135 और 225। तो इन दोनों संख्याओं में अंडरस्टूड है कि हमारे पास कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी है। तो पहले हम वो चीज मेंशन कर देंगे, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135। हिंदी में भी हम लिख सकते हैं चूंकि 225 बड़ा है 135 से। इस लाइन का मतलब यही है। ठीक है, कोशिश करूंगा साथ में हो जाएगा। अब देखो, हमने लास्ट वीडियो में यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में डिस्कस करा था। यूक्लिड डिवीजन लेमा वो क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है यानी घनात्मक पूर्णांक है, तो बड़ी संख्या को हम BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं। R जो है B से छोटा और 0 से बड़ा। याद आ गया होगा आपको। तो वही चीज हमें यहाँ पे अप्लाइड करनी है। ये 225 यानी 225 135 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा इसमें अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 225 and 135। इसको रफ कर देता हूं मैं। तो देखो अप्लाई करो। जैसे हम अप्लाई करेंगे तो क्या होता था, साइड में हम कर देंगे ये कि बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से विभाजित भाग करेंगे। तो ये 1 पे गया 135 माइनस करा हमने, तो ये आ गया हमारे पास 90। क्या आ गया हमारे पास 90।
आप सबको बताइए हमारे पास Q है और ये हमारे पास क्या है R। तो बड़ी संख्या को हम, तो देयरफॉर ग्रेटर नंबर यानी 225 कैन बी रिटन एज 135 इंटू 1 प्लस में R है हमारे पास 90। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, इसको हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी में कैसे लिखे, EDL लगाने पर, इन दो संख्याओं पर लगाने पर, ठीक है, सेम चीज ऐसे ही आएगा। एज 90 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, जिससे हमने भाग करा था उस पे और रिमाइंडर पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देंगे। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 90 एंड 135। तो इन दोनों संख्या पे यूक्लिड डिवीजन लेमा हम फिर से लगा देंगे। तो अंडरस्टूड है 135 बड़ा है तो 135 को हम भाग कर देंगे 90 से। ये भी कितने में चला गया, 1 पे गया तो 90, रिमाइंडर बचा हमारे पास 45। तो जैसे हमने अप्लाई करा तो हमारे पास क्या आया कि बड़ी संख्या को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस में 45। अब भी हमारे पास क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर कितना आया 45, ये भी हमारे पास 0 नहीं आया। तो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 90 एंड 45। तो इन दोनों संख्या पे हम जिससे भाग करा था जो शेषफल आया है उन पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाए। तो बड़ी संख्या को भाग करेंगे छोटी संख्या से, बड़ी संख्या 90, तो 45 2 पे गया, ये आ गया हमारे पास 90 से में से 90 गया, शेषफल आ गया 0। तो अब जाके हमारे पास शेषफल क्या आ गया 0। तो बड़ी संख्या को हम लिख सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज लिख लो, दिस इंप्लाइज 90 कैन बी रिटन एज 45 इंटू 2 प्लस में 0। तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। अब हम इसको आगे डिवाइड नहीं करेंगे, यही हमारे पास ये हो गया समाप्त। तो तीसरे स्टेप में हमें देखना है या फिर आखिरी स्टेप में हमें ये देखना है कि किस संख्या से हमने भाग किया। तो आखिरी स्टेप में हमने भाग किया ये 45 से, यही हमारा क्या आ गया, इन दोनों संख्याओं का HCF। Hence HCF of 135 and 225 is equal to 45। ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो है हम इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड, इसकी एप्लीकेशन पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब जो ये है एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो मैंने उठाया एक्सरसाइज 1.1, ये एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है, 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन एक बार समझ लेते क्या कह रहा है। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। हिंदी में बता देता हूं मैं, क्या कह रहा है ये, दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में दर्शाया जा सकता है। यहां पर q जो है कोई पूर्णांक है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया उम्मीद करता हूं मैं। अब जो इसके जैसा सिमिलर जो क्वेश्चन है बुक में है, एग्जाम्पल सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम है, वो तो आप बुक में से ही देख लोगे किस तरह से है। हम जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे ओड दिया हुआ है, किसी में ये इवन भी कह सकता है, ठीक है। तो दोनों को हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, दोनों ही क्वेश्चन को, ओड भी कह सकता है और इवन भी कह सकता है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं हम। तो स्टार्ट करें। अब देखो ये कह रहा है एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, तो इस चीज को हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ये हमने कंसीडर कर लिया कि ए जो है हमारे पास कोई, हिंदी में लिख देता हूं, माना ए कोई घनात्मक विषम पूर्णांक है। ये मैंने हिंदी में लिख दिया। वैसे लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं हिंदी में और इंग्लिश में बता रहा हूँ। कई बार हिंदी में नहीं लिख पाऊंगा तो आप उसको वीडियो देख के बार बार देख के लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने कंसीडर कर लिया ए कोई
धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव ओड इंटीजर है। फिर देखो ये क्या कह रहा है, जो ये पॉजिटिव ओड इंटीजर है या तो 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो जैसे ये तीन चीज है साइड में देखो, या तो ये 6q+1, 6q+3, 6q+5, इन तीनों में से किसी एक रूप में लिखा जा सकता है, इसके अलावा लिखा नहीं जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह नहीं लग रहा कि a = bq+r? ध्यान से देखो, बिल्कुल लग रहा है ये। तो अगर मैं इस चीज को इससे कंपेयर करूं तो b यहां पे क्या है 6, ये तो है यहां पे, r यहां पे वेरी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे यहां पे मान लेंगे। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, जिस फॉर्म में वो कहेगा कि इस फॉर्म में दर्शाइए, तो जो q के बराबर में ये इंटीजर है, q के बराबर में जो इंटीजर है ये हमारा क्या होगा b, ये हमारा क्या होगा b। तो इसी को हम क्या कर देंगे, टेक b = 6, b को बराबर में 6 रख लिया हमने। अब क्या करेंगे, नाउ अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन a एंड b। अब हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है a और b पर। तो a और b पर लगाएंगे, अंडरस्टूड होगा कि a जो है वो b से बड़ा है, अंडरस्टूड है a जो है वो b से बड़ा है। Therefore a can be written as bq+r where r is less than b greater than equal to 0। That is, इसका मतलब क्या आया, a = b, हमने क्या माना है 6 + r, r जो है मेरा किससे छोटा होना चाहिए, b से। तो डेट मीन यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई, डेट इज r शुड बी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो r टेक द वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 5। तो r की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगी। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू ले लेंगे, टेक पुट r = 0। जैसे मैंने इस इक्वेशन 1 में इन इक्वेशन 1 put r = 0, we get a = 6q। Similarly, when r = 1, we get a = 6q+1। When r = 2, a = 6q+2। When r = 3, a = 6q+3। When r = 4, a = 6q+4। When r = 5, a = 6q+5। एक चीज मैं भूल गया था यहाँ पर कि ये कंडीशन वेयर q is some इंटीजर, ठीक है। तो रिमाइंडर की वैल्यू हमने ले ली 0, 1, 2, 3, 5। अगर r मेरे पास 0 है तो a लिखा जा सकता है 6q की फॉर्म में। अगर r 1 है तो 6q+1, अगर r 2 है तो 6q+2, अगर r 3 है तो 6q+3, अगर r 4 है तो 6q+4, अगर r 5 है तो 6q+5। अब देखो क्या कह रहा था, ये ओड पॉजिटिव इंटीजर है, शुरू में हमने कंसीडर करा है ओड पॉजिटिव इंटीजर। अब ध्यान से देखो, q कोई सम इंटीजर है कोई भी, और ये 6 से मल्टीप्लाई है। 6 जो है इवन नंबर है, तो इवन नंबर की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो ये कौन सी संख्या हो गई, इवन, यानी कि सम संख्या। इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ दिया जाए तब भी ये कौन सी संख्या हो गई, सम। तो ये सम है, ये सम है, और ये भी सम संख्या हो गई। अगर ये कहता कि हमें इस क्वेश्चन में कि एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर लिखा जाता है 6q की फॉर्म में, 6q+2 की फॉर्म में, और 6q+4 की फॉर्म में। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है ऑड, तो ये तो इवन हो गया, ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये भी इवन हो गया, इस फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता, ये भी इवन हो गया तो इस फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता। तो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो लास्ट में हम एक लाइन मेंशन कर देंगे, हेंस द एनी positive odd integer can be written as in the form of 6q+1, 6q+3 and 6q+5। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम पे बहुत बार आते हैं।
आप इस वीडियो को बार बार देखोगे, इसको समझोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, मैं रफ कर देता हूँ। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी अंकगणित की आधारभूत परिमेय। इस परिमेय का प्रूफ नहीं है, हमें डेफिनेशन करनी है। कई बार जो है सिर्फ इसकी डेफिनेशन जो है एग्जाम में आ जाती है। डेफिनेशन को आप जो है ध्यान से समझो, बुक में इसकी डेफिनेशन दी गई है, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, आप वहां से इसको नोट कर सकते हो। मैं अपने तरीके से बताता हूँ क्या है ये। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि अगर कोई भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, कोई भी कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है कि कंपोजिट नंबर क्या है, इसको भाज्य संख्या बोलते हैं, तो फर्स्ट वीडियो मैंने इन सभी नंबर्स के बारे में डिस्कस करा, आप फर्स्ट वीडियो पे जाए, उसको ध्यान से देखें। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर, अगर कोई भी एक कंपोजिट नंबर है तो उस कंपोजिट नंबर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन और एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि कोई भी भाज्य संख्या, किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई। देखो एग्जांपल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लिया हमने, एक संख्या ले ली 12, तो 12 हमारे पास क्या, कंपोजिट नंबर। दोबारा से बता दें कंपोजिट नंबर कौन सा है, एक ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखो 12 कैन बी रिटन एज 4 into 3, 4 into 3, 4 into 3, ये कौन सी संख्या है, अभाज्य, प्राइम। अब देखो जो 4 है, 4 फिर से ब्रेक हो सकता है, 4 कैन बी रिटन है 2 into 2, 3 हमारे पास पहले ही था। अब देखो इसको ध्यान से, जो 12 था ये कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर को हमने कैसे ब्रेक करके लिखा, एज ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई करके लिखा हमने। किसके गुणनखंड है ये, अभाज्य, ये संख्या अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, तो किसी भी 2 जो है 2 बार आया, इसलिए 2 की पावर 2 हो गई। इसलिए क्या कह रहा है ये कंपोजिट, इसलिए क्या कह रहा है ये फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, यानी अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या कहती है कि किसी भी हम भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम जो है इस आधारभूत परिमेय के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम कि अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक चीज और है, देखो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज और एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, अब देखो जैसे हमने 12 का एक एग्जांपल लिया था, 12 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3, तो इसको जो है हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है। तो देखो ये नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर को हमने इस तरह से 2 into 2 into 3 के रूप में लिखा गया है। अब क्या है, ये सारी की सारी संख्या जो है वो क्या है, प्राइम नंबर, क्या है, प्राइम नंबर। तो इसी चीज को क्या कहा गया, अगर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख दें तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या कहा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इसको कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। देखो बैक में जाके मैं बताता हूँ, अर्ली क्लासेस में आपने किस तरह से करा हुआ है, इस तरह से आपने करा हुआ है। 12 है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं जब हम 12 को जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे, सबसे छोटी 2 है, 2 से भाग करा 6, फिर 2 से जाता है 3, फिर 3 पे 1, तो 12 को हमने लिखा 2 into 2 into 3, तो ये आ गया हमारे पास अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, याद आ गया होगा आपको। अब इस चैप्टर में क्या है कि अभाज्य गुणनखंड पे बेस्ड 2 ही क्वेश्चन है कि इसकी मदद से हमें HCF निकालना और
एलसीएम निकालना है। ये छोटी क्लासों में आप कर चुके हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम एचसीएफ और एलसीएम को किस तरह से निकालते हैं। इसको करने से पहले जो है इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.2 में है और एक एग्जांपल है। उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स या एमसीक्यू में भी वो मदद करता है किस तरह से काम करेगा। तो पहले हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, फिर हम एचसीएफ और एलसीएम पे जाएंगे और इसके रिलेशनशिप पे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिख देता हूं, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे अब हम। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन फंडामेंटल थ्योरम की एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, बोर्ड पे मैंने नोट करा हुआ है। ये जो है एक्सरसाइज 1.2 का 4th या 5th क्वेश्चन होगा। ऐसे एक एग्जांपल भी है, क्वेश्चन समझ लो पहले क्या कर रहे हैं। चेक वेदर 6 to the power n कैन बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या कह रहा है ये, हिंदी में बता देता हूं। क्या 6 की पावर n कभी 0 पे समाप्त हो सकता है किसी भी n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। ठीक है, तो हमें वो n चेक करना है कि क्या यहाँ पे कोई एक ऐसी वैल्यू n की है 2 3 4 5 6 7 या n की कोई ऐसी वैल्यू विद्यमान है, एग्जिस्ट करती है, जिससे ये जो है इसका अंत हो जाए 0 पर, यानी कि इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाए 0। अब देखो किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस 0 कब आएगा, जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये बात याद रखना आप, किसी भी संख्या का जो है यूनिट प्लेस 0 कब आता है, जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नंबर विद्यमान हो, 2 प्राइम नंबर। अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 संख्या हो 2 and 5, अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 है तो डेफिनेटली वो जो है 0 पे एंड करेगा, अदरवाइज 0 पे एंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दोनों संख्या होनी चाहिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो देखते हैं इसमें हमारे पास है या नहीं। तो सॉल्यूशन देखो, 6 to the power n दिया हो तो हम ले लेते 6। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, सिंस 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो सब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3, 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है। तो यहाँ पे 2 तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अब हम पावर ले लेगा यहाँ पर, दिस इंप्लाइज टेक पावर n ऑन बोथ साइड, सॉरी तो 6 to the power n के जो है प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से होगा। अब देखो एज सिंस लिख लो, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ doesn't exist a prime number 5, so 6 to the power n can't be and with digit 0। तो सिंपल सा सॉल्यूशन था, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने देख लिया। इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है तो ये 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया किस तरह से ये काम कर रहा है। अब जो हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिस्कस करते हो किस तरह से फाइंड आउट होगा, तो एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो क्या कर रही है, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। आपको देख के पता चल गया होगा ये क्वेश्चन हमने पहला करा था और उसमें भी हमने एचसीएफ निकाला था, लेकिन वो करा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। इसको हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो हम क्या, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 225 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो कर देते, सबसे छोटा प्राइम 2 पे तो जाता नहीं है, 3 पे जाएगा ये, तो 3 पे गया, 3 चौक 12, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 3 पे गया, 3 4 12, 1 बचा 15, 3 5 15।
तो अब देखो ये फिर से 3 पे जा रहा है, 3 1 जा, 3 5 जा, फिर से 3 पे 5 और ये 5 पे 1, ठीक है। अब ये देखो ये भी 3 पे जा रहा, 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर से 3 पे गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से गया, 5 एकम 5 5 25, 5 एकम 5। तो हमने 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 225 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, दोनों में जो संख्या कॉमन हो, एक 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है और ये 5 कॉमन है, ये चीज कॉमन है, तो ये इन कॉमन नंबर्स का मल्टीपल हमारा क्या आएगा, एचसीएफ। सो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू, एक 3 कॉमन आया मल्टीप्लाई एक और 3 कॉमन आया मल्टीप्लाई 5 कॉमन आया, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो दोनों संख्या होगा एचसीएफ आ गया 45। अगर आपको याद हो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी कितना आंसर आएगा 45, और इस आंसर सेम ही आएगा, कोई सी भी टेक्निक हम लगा दें, ठीक है। हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में एचसीएफ जो निकालना है वो किसकी मदद से निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से या प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो इस तरह से, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करना है जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। अब देखो एलसीएम भी यहीं पे डिस्कस कर देते हैं हम। अगर ये कहते हैं कि एलसीएम भी निकालो इन दोनों का, तो एलसीएम कैसे आएगा, तो एलसीएम इज इक्वल टू कैसे आएगा, जो चीज कॉमन आ रही है वो तो हमने लिख लिया, 3 इंटू 3 इंटू 5 ये कॉमन आ रही थी। अब क्या बच गया हमारे पास, ये 3 बच गया और ये 5 बच गया, ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3 भी आ गया और ये 5 भी। तो जो यहां तक आया था ये था हमारे पास 45 इंटू में 15, मल्टीप्लाई करो कितना है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 2 25 45 5 7 6, तो 675 ये आ गया हमारे पास एलसीएम, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। अब हम जो है बात कर रहे हैं सिर्फ 2 नंबर्स की, सिर्फ 2 नंबर्स की, ये ए है ये बी है। एक चीज मैंने बताई थी कि रिलेशनशिप भी हम डिस्कस कर रहे हैं इन दो संख्याओं के, एलसीएम और एचसीएफ। अब देखो क्या कह रहा है, एचसीएफ of 135 and 225 into LCM of 135 and 225 is equal to, किस तरह से लिखा जा सकता है ये। अब देखो 45 HCF था, LCM 675, तो मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो किस तरह से, 45 HCF है, HCF एलसीएम कैसे निकला है, इस तरह से 45 को जो हमने 15 से मल्टीप्लाई करा, तो एलसीएम को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ, यानी कि 675 को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ 45 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ठीक है। अब देखो 45 की अब मल्टीप्लाई अगर हम 3 से कर दें और 45 इसकी मल्टीप्लाई हम 5 से करते हैं, तो देखो हमारे पास क्या आया, 45 3 जा 135 मल्टीप्लाई 45 इंटू 5 225। तो एक चीज ध्यान देने वाली है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर यानी 135 और 225 इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर 135 एंड 225 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर। तो ये रिलेशनशिप है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर में होगा। ये रिलेशनशिप है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर। ये हमारे पास रिलेशनशिप है। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करने वाले थे, इतना ही डिस्कस करेंगे आज हम। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है एचसीएफ इस रिलेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, और इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट, शो दैट √p इज एन इरेशनल नंबर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। सब घर पे रहे, सुरक्षित रहे, और मेरी इस वीडियो को
देखना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।